प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श डिजिटल क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तो मैं आपको मौर्य काल पढ़ाने जा रहा हूँ। 10वीं क्लास का पहला चैप्टर का टॉपिक है। तो बोर्ड की परीक्षा पास में है, 29-30 तारीख को पेपर है। तो आपका SST के लिए इस टॉपिक को ध्यान से गौर करना है। यहाँ से आपको पता है 1 नंबर का और एक 4 का, एक नंबर का आता है और एक 4 का आता है। तो आपको पता है मौर्यकालीन इतिहास, तो आपको पता है मौर्यकालीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व था। मौर्य साम्राज्य कब था? 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य। तो आपको पता है मौर्य साम्राज्य का शासन बहुत लंबा शासन था। तो आपको पता है इसमें मौर्य इतिहास के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है कि मौर्य इतिहास को स्रोत के बारे में, इसको जानने के बारे में, या मौर्य इतिहास के स्रोत मौर्य के बारे में कौन कौन से स्रोतों से इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया था मौर्यकालीन स्रोत को। एक तो देखो साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। मेन तो 2 ही थे, बाकी विदेशी विवरण था, उनमें एक ही वर्णन मिलता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में है कि मौर्य इतिहास के स्रोत, साहित्यिक स्रोत को हमने कुछ भागों में बांटा। जैसे पहला था ब्राह्मण साहित्य, दूसरा था हमने बौद्ध साहित्य, और तीसरा हमने बांटा जैन साहित्य, चौथा संगम साहित्य। और उसके बाद में मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत की जानने के स्रोत पुरातात्विक स्रोत मतलब अभिलेख। तो एक अशोक का अभिलेख, चंद्रगुप्त के अभिलेख, शाहगोरा, महास्थान और सिक्के। तो अब इसको हमें जानकारी इनके बारे में बताने, तो आपको देखो इन स्रोतों के माध्यम से हम मौर्य काल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले साहित्यिक स्रोत, तो आपको पता है ये ब्राह्मण साहित्य आया। तो आपको पता है ब्राह्मण साहित्य, तो ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से, जैसे मान लो मैं नाम बताऊं, कलन एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। कलन की एक पुस्तक थी राजतरंगिणी, कलन के द्वारा रचित राजतरंगिणी, कलन के द्वारा राजतरंगिणी नामक पुस्तक लिखी गई थी। यह भी एक ब्राह्मण साहित्य का स्रोत था, कलन की राजतरंगिणी। और सोमदेव के द्वारा रचित कथा सरित सागर। और सेमेंद्र एक बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो भी एक ब्राह्मण, सेमेंद्र की रचना थी व्रत कथा मंजरी। तो ये ब्राह्मण साहित्य में आते हैं। उसके बाद में बौद्ध साहित्य, तो हम आपको पता है मौर्य काल में बौद्ध साहित्य में 2 ग्रंथ थे, एक तो दीपवंश और एक महावंश। एक तो कौन सा? दीपवंश और महावंश। और दिव्यादान, ये 2 ऐसे, दीपवंश और महावंश बौद्ध साहित्य थे, क्योंकि मौर्य काल की जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से भी मिलती है, दीपवंश और महावंश से। तो आपको पता है दीपवंश और महावंश, दीप मतलब दीपों का इतिहास, ये श्रीलंका के ग्रंथ हैं, श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, और ये हमें मौर्य काल की भी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद में देखो हमें ये पता है कि बात में बौद्ध साहित्य की कर रहा था। तो आपको पता है बौद्ध साहित्य में मैंने बताया दीपवंश और महावंश, और बौद्ध ग्रंथ दिव्यादान, और भी ग्रंथ है अशोकवादन। ये मौर्य काल के बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद में साहित्यिक ग्रंथ आते हैं, आपको पता है क्या? जैन साहित्य। तो आपको पता है जैन साहित्य की यदि मैं बात करूं तो जैन साहित्य ग्रंथ 2 थे। एक भद्रबाहु था, एक भद्रबाहु नाम का विद्वान, भद्रबाहु। तो आपको पता है भद्रबाहु एक बहुत बड़ा ऋषि था जैन। तो भद्रबाहु ने लिखा था कल्पसूत्र। कौन सी रचना लिखी? कल्पसूत्र। और एक जैन साहित्य का हेमचंद्र रचित थे परिशिष्ट पर्व। तो ये जो रचनाएं थी ये जैन साहित्य। तो हम भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र और हेमचंद्र रचित परिशिष्ट पुरुष, इन 2 ग्रंथों से भी हमें मौर्य काल की क्या प्राप्त होती है? जानकारी। उसके बाद में देखिए आप संगम साहित्य आते हैं। तो आपको पता है साहित्यिक स्रोत में संगम साहित्य भी। तो आपको मैं बात करूं संगम साहित्य की, कि इस संगम साहित्य के बारे में भी हमें तो संगम ग्रंथ, तमिल ग्रंथ जिसको बोलते हैं, तमिल ग्रंथों से भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। तो संगम ग्रंथ देखो 2 थे, एक तो था अहनानूर, मुरनानूर।
ये दो तमिल ग्रंथ थे। ये मामूलर नाम का एक विद्वान था। इन अहनानोर और मुरनानोर, इन तमिल ग्रंथों से भी हमें साहित्यिक स्रोत की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये तो हमारा कौन सा था, साहित्यिक स्रोत था। क्या था, साहित्यिक स्रोत। उसके बाद में देखिए हमें पता करना है, ये तो आपका हुआ बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, मतलब ये साहित्यिक स्रोत। अब हम बात करें पुरातात्विक स्रोत की, तो देखो ध्यान रखना है पुरातात्विक स्रोत में मतलब पुरातात्विक प्रमाणिक। तो पुरातात्विक अशोक अभिलेख, आपको पता है अशोक मौर्य काल भारत का एक ऐसा साम्राज्य था, मौर्य काल नहीं आता तो पाषाणों के ऊपर लिखने की हमें प्रेरणा नहीं मिलती। तो अशोक के अभिलेख, हमें अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और आपको पता है अशोक एक ऐसा शासक था जिन्होंने, एक ईरान का शासक था दारा, उस डेरी स्पर्श से हमें दारा से हमें प्रेरणा मिली कि अशोक तो जनता को संबोधित अभिलेखों के माध्यम से कर। तो अशोक के अभिलेखों से हमें भी, और आपको पता है अशोक के अभिलेखों की मैं बात करूं तो आपको आगे जैसे मैं अशोक पढ़ाऊंगा, जब अशोक के अभिलेखों के बारे में जानकारी बता दूंगा, तो अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्य काल की क्या मिलती है, जानकारी। और यदि मैं बात करूं चंद्रगुप्त के अभिलेख, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त के अभिलेख दो थे, एक तो शाहगोरा, एक तो कौन सा, शाहगोरा यूपी में है, और एक था चंद्रगुप्त का अभिलेख महास्थान। ये दो ऐसे अभिलेख हैं, इससे हमें मौर्य काल की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके अभिलेख से नीचे दे ही रखा है, शाहगोरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, और महास्थान बोगरा अभिलेख बांग्लादेश में है। सिक्के मौर्य काल में आपको पता है पंचमार्क सिक्के करते थे। मौर्य काल में कौन से सिक्के, पंचमार्क। इन पंचमार्क सिक्कों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती थी। तो मौर्य काल की पुरातात्विक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि मौर्य काल की जानकारी हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। उसके बाद में देखिए आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है। उसके बाद में प्रश्न है विदेशी विवरण, थोड़ा ध्यान देना, विदेशी विवरण से भी हमें जानकारी मिलती है। ये नहीं कि भाई साहित्यिक स्रोत से भी जानकारी मिलती है और पुरातात्विक विदेशी। तो आपको पता है विदेशी विवरण को, जैसे आपको पता है यूनानी शासक थे, जैसे विदेशी विवरण में एक पुस्तक मेगस्थनीज की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका से हमें मौर्य काल की क्या मिलती है, जानकारी। हालांकि मेगस्थनीज की इंडिका आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके कुछ अंश हमें उपलब्ध होते हैं, जैसे एरियन की या टालमी की ज्योग्राफिकल, ये ऐसी पुस्तकें थी जिससे हमें विदेशी विवरण के बारे में क्या मिलती है, जानकारी। तो ये मैं मौर्य इतिहास के जानने के क्या थे, स्रोत। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास 322 से 184, ये मौर्य साम्राज्य के जानने के हमारे पास क्या थे, स्रोत थे। उसके बाद में देखिए हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आता है। देखो चंद्रगुप्त मौर्य आ रहा है, ध्यान देना। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे हम, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, अब ध्यान से देना। तो हमने मौर्य साम्राज्य की जानकारी के बारे में हमें बता दिया कि मैंने पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। अब मैं चर्चा कर रहा हूं आपके आगे, उसके बाद में आता है चंद्रगुप्त मौर्य। थोड़ा ध्यान से समझना, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब इसको आपको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा टॉपिक है। और यहाँ से आपको पता है मैंने पढ़ा भी दिया कि 1 नंबर का एक आएगा और एक 4 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार से पिछला बोर्ड की परीक्षा में 4 नंबर का मौर्य प्रशासन साम्राज्य प्रांतीय प्रशासन आया था। हो सकता है इस बार चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर टिप्पणी 4 नंबर पूछ ले। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। अब देखो ध्यान में रखना है, तो सबसे पहले इसका टॉपिक हमें ये ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, तो मैं आपको इसके देखो, एक तो इसकी राजधानी, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, पाटलिपुत्र में इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में। और इन्होंने अपनी राजधानी भी क्या बनाई, पाटलिपुत्र बनाई। और इनकी राजधानी कौन सी थी, पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र। और उनकी मैं यदि बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में, तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, आपको पता है नंद वंश एक राजा होता था। मौर्य वंश से पहले एक यहाँ पर साम्राज्य था, देखो ध्यान देना, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले एक साम्राज्य था जिसका नाम था, आपको पता है ऐसे हर्यक वंश, हर्यक वंश, ऐसे वंश में थोड़ा बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। हर्यक वंश के बाद में आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद में आया नंद वंश, और नंद वंश के बाद में आया मौर्य वंश। तो मैं थोड़ा सा इसके चंद्रगुप्त मौर्य को समझाने से पहले थोड़ा सा इसके ऊपर बता दूं ताकि आप, हर्यक वंश आया था। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो पहली राजधानी बनाई थी, मौर्यों का मैंने आपको पहले 16 महाजन पदों के बारे में बताया था। तो 16 महाजन पदों में मगध महाजन पद एक बहुत महत्वपूर्ण था, ऐतिहासिक था। तो मौर्यों का जो मुख्य जो केंद्र था,
मौर्य साम्राज्य से पहले हर्यक वंश आए और हर्यक वंश ने भारत में मगध में साम्राज्य स्थापित किया, जैसे बिंबिसार था, अजातशत्रु था। तो हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग आया, शिशुनाग वंश के बाद में नंद वंश। आपको पता है, आपने कभी चंद्रगुप्त मौर्य के नाटक आया करता था, उसमें एक कार्य था नंद वंश। आपको पता है नंद वंश के शासक जैन धर्म के पोषक थे, और आपको पता है नंद वंश का जब शासन था धनानंद का, उसी समय में भारत पर सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण। नंद वंश के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। इसी समय में सिकंदर ने क्या किया था, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर ने जब आक्रमण किया उस समय में नंद वंश का शासन था, और उसी समय में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य को बुलाया गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब चाणक्य को बुलाया गया था, और चाणक्य को बुलाकर नंद वंश के शासकों ने अपमान किया था। तो कौटिल्य ने एक बात कही थी चाणक्य ने, जिसके 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। उसने कहा था कि तू मेरा आज बुलाकर अपमान कर रहा है, मैं एक दिन तेरे वंश को क्या कर दूंगा, नष्ट। और उन्होंने नंद वंश को समाप्त करके आपको पता है मौर्य वंश की क्या डाली, नींव डाली थी। अब मैं आपको बता रहा हूं मौर्य वंश। तो आपको पता है मौर्य वंश में सबसे पहले आया चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पहली, एक ध्यान रखना, मैं थोड़ा बता दूं, चंद्रगुप्त का जो जन्म हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ, पहले ये चीज बताई दी मैंने। और इन्होंने राजधानी कौन सी बनाई, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। और फिर ध्यान में रखना एक बात, एक ध्यान रखना, मौर्य क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि कहते हैं कि एक मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ था, मुद्रा राक्षस विशाखादत्त ने, उसमें कहा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ जो मौर्य वंश के राजा थे वो मोरों को पाला करते थे, और दुद्रा के पुत्र होने के कारण, या उसके मान लो कहा जाता है कि हेलनांग से उन्होंने विवाह किया था, तो उन्होंने मोरों को पाला करते थे। तो मोरों, अब एक आपसे प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की जो जन्म हुआ पाटलिपुत्र में हुआ, राजधानी उन्होंने कौन सी बनाई, पाटलिपुत्र। इनका जो चिन्ह था, राज चिन्ह था, जो ध्यान रखना, राज चिन्ह, उनका राज चिन्ह था मोर, उनको राज चिन्ह कौन सा था, मोर। और लौरिया नंदनगढ़, आपको पता है चंपारण बिहार में लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। आज भी इस स्तंभ पर मोर की आकृति अंकित है। आज भी ये मतलब लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण आज भी सुरक्षित है, जहां पर मोर की आकृति अंकित है। तो इससे प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त और मौर्य वंश के लोग मोरों को पाला करते थे। उसके बाद में देखिए एक कहानी आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में एक राजकिलम खेल खेला करता था। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बचपन में कौन सा खेल खेला करता था, राजकिलम खेल का मतलब होता है चोर और सिपाही का खेल। तो उस समय में राजकिलम, विंध्याचल के पहाड़ी पर पाटलिपुत्र के पास राजकिलम खेल खेला करता था। उसी समय में चाणक्य की नजर किसके ऊपर पड़ी, चाणक्य की नजर चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर पड़ी। और उस समय में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य एक शिकारी के हाथ लग गया था, शिकारी के हाथ में उसका हाथों बेच दिया था। तो उस शिकारी को चाणक्य ने 1000 करसापन दिया, मुद्रा दी, और उस 1000 रुपये में उसको चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने खरीद लिया था। उसके बाद में आपको इसका साम्राज्य आता है, मतलब इसका प्रशासन आता है कि क्या क्या हमें जानकारी। सबसे पहले प्रश्न आता है, देखो चंद्रगुप्त, बात करूं मैं ब्राह्मण साहित्य की, ध्यान देना चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 302। ब्राह्मण साहित्य, तो आपको पता है ब्राह्मण साहित्य ऐसे थे, ब्राह्मण साहित्य चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से, तो आपको पता है एक ध्यान रखना, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता है क्षत्रिय कहा जाता था। क्या कहा जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, क्षत्रिय थे। अब अलग अलग विद्वान, एक और बहुत शानदार मुद्रा राक्षस, बहुत शानदार, और आपको पता है मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी थी। अब इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का कहा गया था, निम्न कुल का कहा गया था, निम्न जाति का व्यक्ति कहा गया। देखो ध्यान, ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया था, क्षत्रिय, कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय थे। और मुद्रा राक्षस एक रचना है, और कहा भी जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब नंद वंश को समाप्त किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को समाप्त करके गद्दी पर बैठा था। उसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है, मुद्रा राक्षस से मिलती है। और मुद्रा राक्षस किसने लिखा, विशाखा दत्त ने। और विशाखा दत्त को इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल से माना, निम्न कुल से, निम्न कोटि का। अब उसके बाद में आता है बौद्ध ग्रंथ। तो आपको पता है बौद्ध ग्रंथों में जैसे मैं नाम लूं, दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता है क्षत्रिय कहा गया था। क्या कहा गया था,
इन ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया था। उसके बाद में विदेशी साक्ष्य, तो आपको पता है विदेशी साक्ष्यों में चंद्रगुप्त, अब मैंने आपको बताया विदेशी साक्ष्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता है कई नामों से जाना जाता था। जैसे मान लो मैं इसको कहूँ विदेशी साक्ष्य, जैसे मेगास्थनीज की इंडिका, तो मेगास्थनीज इंडिका में या विदेशी ज्योग्राफिकल जो टालमी ने लिखी या मेगास्थनीज इंडिका में, इन विदेशी साक्ष्यों में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉर्ड्स, एंड्रोकॉर्ड्स और सेंड्रोकॉप्स इस नाम से पुकारा गया था। और ग्रीक साहित्य में यदि मैं बात करूं ग्रीक साहित्य की, तो देखो ग्रीक साहित्य में भी इसमें कई तरह से ग्रीक साहित्य में, और ग्रीक साहित्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रीक साहित्य में सेंड्रोकॉर्ड्स, एंड्रोकॉर्ड्स इस तरह से जाना जाता था। आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए आप, अब एक चंद्रगुप्त की उपाधियां, चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियां आई है देखो। तो चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधि सबसे पहले सेंड्रोकॉर्ड्स की उपाधि मैंने अभी आपको बताया, चंद्रगुप्त मौर्य की मैंने अभी आपको उपाधि बताई सेंड्रोकॉर्ड्स। तो सेंड्रोकॉर्ड्स आपको पता है, सेंड्रोकॉर्ड्स उपाधि बताई तो थोड़ा ध्यान देना। सेंड्रोकॉर्ड्स किसने कहा? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था 322 से 298 ईसा पूर्व। तो सेंड्रोकॉर्ड्स किसने कहा? सेंड्रोकॉर्ड्स कहा था मेगास्थनीज कॉमा स्ट्रेबो जसीटन। अब देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉर्ड्स की, अब सेंड्रोकॉर्ड्स यूनानी शब्द है, तो सेंड्रोकॉर्ड्स कहने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकॉर्ड्स किसने कहा? मेगास्थनीज ने कहा, स्ट्रेबो ने कहा, जस्टिक्स ने। इन विद्वानों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया? सेंड्रोकॉर्ड्स से। आगे क्या आता है? एंड्रोकॉर्ड्स। एंड्रोकॉर्ड्स कहने वाले एरियन और प्लूटार्क, ये चंद्रगुप्त मौर्य की उपाधियां हैं। कल ने मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, किसको एंड्रोकॉर्ड्स कहा जाता था? कल ने मान लो पूछ ले 1 नंबर का, तो एंड्रोकॉर्ड्स चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था, यूनानी नाम था। तो सेंड्रोकॉर्ड्स मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, जस्टिक्स ने कहा, एंड्रोकॉर्ड्स एरियन, प्लूटार्क ने कहा। अब देखो सेंड्रोकॉप्स आता है, तो सेंड्रोकॉप्स किसने कहा? सेंड्रोकॉप्स कहा था फिलाकर्स ने। किसने कहा था? फिलाकर्स नाम का एक इतिहासकार था यूनानी, इसने सेंड्रोकॉप्स के नाम से जाना जाता था। आगे देखिए, उसके बाद में आपको पता है और भी आता है। उसके बाद में देखो सर विलियम जोन्स, बहुत शानदार। सर विलियम जोन्स फरवरी 1793 में, फरवरी 1793 में सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकॉर्ड्स, एंड्रोकॉर्ड्स, सेंड्रोकॉर्ड्स के नाम से किसे पहचाना? चंद्रगुप्त को पहचाना कि ये तीनों नाम किसके हैं भाई? सेंड्रोकॉर्ड्स, एंड्रोकॉर्ड्स, सेंड्रोकॉर्ड्स। सर विलियम जोन्स ने कहा कि ये तीनों ही नाम किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को इन नामों से जाना जाता है। तो ये तो वहां इनकी उपाधियां। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। सेंड्रोकॉर्ड्स तो मैंने पीछे बताई दी, सेंड्रोकॉर्ड्स, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, सेंड्रोकॉर्ड्स, एरियन, प्लूटार्क, सेंड्रोकॉप्स। तो सेंड्रोकॉप्स फिलाकर्स ने, सर विलियम जोन्स ने फरवरी 17 तीनों का नाम किस नाम से संबोधित किया? चंद्रगुप्त मौर्य के इन तीनों को इन नाम से संबोधित किया था। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में आया चंद्रगुप्त मौर्य, बहुत शानदार चंद्रगुप्त मौर्य। तो मैंने शासन आपको पहले बताया, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298। अब है रुद्रदामन, बहुत शानदार लाइन को आपको यहां पर समझना है। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझना है, तो सबसे पहले देखो रुद्रदामन अभिलेख। तो आपको पता है रुद्रदामन अभिलेख ये सौराष्ट्र प्रांत में है, सौराष्ट्र प्रांत, सौराष्ट्र जिला। और यदि हम कह दूंगा मैं गुजरात में, कहां है? गुजरात में। अब इसको आपको समझना है। रुद्रदामन अभिलेख, ये रुद्रदामन अभिलेख रुद्रदामन का है। रुद्रदामन अभिलेख ये जूनागढ़, इसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से, इसको जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ अभिलेख। अब आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है प्रश्न कि जूनागढ़ अभिलेख कौन से स्टेट में? तो आपको पता है जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में, गुजरात राज्य में, और इसे रुद्रदामन अभिलेख कहा जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है, ये रुद्रदामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इस जूनागढ़ अभिलेख में एक तो अशोक का, एक तो किसका नाम? अशोक का, और एक चंद्रगुप्त मौर्य का, दोनों का नाम
एक साथ मिलता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत गजब का क्वेश्चन है। आपसे प्रश्न उठाएगा जूनागढ़ अभिलेख से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख सौराष्ट्र प्रांत में गुजरात में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें एक जगह दोनों का एक साथ नाम मिलता है, और यही एकमात्र अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया था इसी अभिलेख में। अब आपसे एक मैंने पीछे शाहगोरा आगे और इसमें आएगा, मैंने चंद्रगुप्त मौर्य का शाहगोरा महागोरा महास्थान बताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का शाहगोरा तो गोरखपुर यूपी में और महास्थान जो है बोगरा बांग्लादेश में। इन अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अकाल पड़ा था। इन अकाल से निपटने के लिए अनुदान के बारे में, अन्नागारों के बारे में या अकाल से निपटने के बारे में जानकारी मिलती है। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख एक इसके बारे में और भी क्वेश्चन आता है। जल सिंचय मतलब उस समय में आपको पता है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और चंद्रगुप्त मौर्य का उसी समय में आपको पता है एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त ने इस सुदर्शन झील का पुष्यगुप्त वेश्य, कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वेश्य ने करवाया था। और इस झील से हमें जल सिंचाई का क्या मिलता है, प्रमाण मिलता है। उसके बाद में सेल्यूकस के साथ युद्ध, तो ध्यान देना सेल्यूकस के साथ युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। 305 ध्यान रखना सेल्यूकस के साथ। आपको पता है सेल्यूकस कौन था ये समझना है, तो आपको पता है सेल्यूकस एंटियोकस का पुत्र था, एक यूनानी शासक था। और सेल्यूकस के साथ 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसके साथ क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो सेल्यूकस का युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य के सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ 305 ईसा पूर्व में, चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस। तो आपको पता है सेल्यूकस एंटियोक्स नाम का एक राजा था, एंटियोक्स का पुत्र था और सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का क्या था, सिकंदर का सेल्यूकस सेनापति था और एंटियोक्स का पुत्र था। एंटियोक्स का तो क्या था, पुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ 305 ईसा पूर्व में क्या हुआ, युद्ध हुआ। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और सेल्यूकस पराजित हो गया। तो आपको पता है इसमें कई चीजें आती है, ध्यान रखना। तो उसके बाद में ये तो हुआ युद्ध। उसके बाद में संधि का वर्णन, स्ट्रेबो, बहुत शानदार क्वेश्चन। स्ट्रेबो संधि के बारे में वर्णन करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और क्या नाम है इसके सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था, संधि हुई थी। तो इस संधि का वर्णन कौन कर रहा है, स्ट्रेबो। तो आपको देखो ध्यान रखना है कौन कौन से। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और सेल्यूकस पराजित हो गया। तो पहली एक संधि है, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना, इस हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। तो संधि की पहली शर्त क्या थी, स्ट्रेबो ने संधि का वर्णन कर रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस की पुत्री का हेलेना का क्या हो गया, विवाह हो गया। दूसरी शर्त कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसके बदले में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रांत दिए गए थे, जैसे नाम बताऊं मैं, कंदहार, काबुल, हेरात और मकराना तट, ये 4 प्रांत दिए थे। देखो सेल्यूकस की पुत्री थी हेलेना, इस हेलेना का विवाह किसके साथ हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हो गया। दूसरा संधि उन्होंने की कंधार, काबुल, हेरात और मकराना तट, मतलब ये 4 प्रांत दे दिए चंद्रगुप्त मौर्य को। और तीसरी शर्त, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सेल्यूकस को 500 हाथी क्या दे दिए, दान में दे दिए, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 500 हाथी दान में दे दिए सेल्यूकस को। तो ये संधि का क्या हुआ, वर्णन हुआ। उसके बाद में देखो ध्यान देना, बहुत शानदार क्वेश्चन बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के। तो उसके बाद में देखिए आप, तो संधि का वर्णन हुआ। उसके बाद में देखो प्रश्न आता है कि उसी समय में आपको पता है चंद्र संधि का वर्णन हमने कर लिया, अब है सलेखना विधि। तो आपको पता है सलेखना विधि का मतलब होता है जैन धर्म में, अट लिख दूं मैं, जैन धर्म में जल अन्न त्यागना, जल अन्न और इनको त्यागना, या ऐसे लिख दो त्यागना। मतलब जैन धर्म के लोग क्या होते हैं, जैन धर्म जल और अन्न, जैन धर्म के लोग इन्हें न तो अन्न दिया न जल दिया, और जैन धर्म के लोग इसे सलेखना विधि कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आपको पता है मगध में सलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। उपवास, या ऐसे कह सकते हो आप दूसरा नाम उपवास के द्वारा प्राणों को त्यागना, उपवास के द्वारा प्राणों को क्या करना, त्यागना।
त्यागना। तो ये सुलेखना विधि, तो सुलेखना विधि से उन्होंने अपने प्राणों को क्या कर दिया था, ध्यान देना। सुलेखना विधि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सुलेखना विधि, जैन धर्म जल अन्न के द्वारा त्यागना, इन्हें जल नहीं देना नहीं अन्न देना, उन या उपवास के द्वारा प्राणों को त्यागना, या अपने अच्छाई और बुराई का लेखा जोखा जो करना है वो क्या कहलाता है, सुलेखना विधि। इसी विधि के द्वारा आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध में उस समय में 12 वर्ष क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था। तो वो अकाल उनसे देखा नहीं गया, उसी समय में मगध में अकाल पड़ा था। तो अकाल के समय सुलेखना विधि के द्वारा उन्होंने प्राणों को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। तो मगध में जब अकाल पड़ा तो उसी समय में चंद्रगुप्त दक्षिण भारत चला गया था। तो ध्यान देना थोड़ा, उसी जैन धर्म में सुलेखना विधि से उन्होंने क्या कर दिया, प्राण त्याग दिया। तो उसी समय में वो दक्षिणी भारत, बहुत शानदार, दक्षिणी भारत में जिसका नाम लूं वेलूर या श्रवण बेलगोला आपको पता है कहां है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में, दक्षिणी भारत चला गया, मगध में अकाल पड़ा और श्रवण बेलगोला कर्नाटक जाकर इन्होंने सुलेखना विधि के द्वारा उन्होंने प्राणों को क्या कर दिया, त्याग दिया। उनसे वो प्राण देखे नहीं गए और उन्होंने अकाल देखा नहीं गया, उसी विधि के। अब आपको ध्यान में रखना है, इसी समय में सुलेखना विधि के द्वारा 298 नीचे दे ही रखा है, देखो 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में उसकी क्या हो गई, मृत्यु। तो अब एक इसमें आप यदि मैं इसको नोट के रूप में यदि आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भारत का पहला मौर्य शासक जिन्होंने सुलेखना विधि से प्राणों को त्यागा, पहला मौर्य शासक जिन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया। जैसे मान लो बिंदुसार था, तो बिंदुसार जैन धर्म का नहीं था, तो आजीवक धर्म का था। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म का था, मतलब जैन धर्म का पहला मौर्य शासक जिन्होंने जैन धर्म को क्या किया, स्वीकार किया और सुलेखना विधि से प्राणों को त्यागा। और चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत में जानने की जानकारी एक मैं नोट में लिख सकता हूं। दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत जब मगध में गया, बिहार में चला गया था, तो इसकी जानकारी हमें 2 ग्रंथों से मिलती है। तमिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर, इन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। या हम कह सकते हैं हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व से जानकारी मिलती है। तो वो दक्षिण भारत चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य तमिल ग्रंथों से अहनानूर मुरनानूर से हमें दक्षिण भारत की जानकारी मिलती है। हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट पर्व से हमें दक्षिण भारत में मगध में अकाल पड़ा, उस समय में दक्षिण भारत में जानकारी मिलती है। और 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उन्होंने सुलेखना विधि से प्राणों को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। और हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने पहली बार भारत में मौर्य वंश में जैन धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगला टॉपिक अगले वीडियो में पढ़े। थैंक्स।